तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का पोएट्री का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। और इसके जो पोएटेज हैं, पोएट बोल सकते हैं, पोएट है पोएटेज, उनका नाम है एड्रियन रिच। तो बिना देर की हम लोग सेकेंड स्लाइड पे आते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड में जो सेकेंड है, सबसे फर्स्ट है अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोएट हैं क्या, इनके बारे में। तो सबसे पहला जो है लिखा हुआ है कि एड्रियन सेसिल रेज, इनका जन्म हुआ है 1929 में और इनकी मृत्यु है 2012 में। तो इसको मतलब पोएट के बारे में थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। उनका पूरा नाम भी एड्रियन सेसिल रिच, और इनका जन्म कब हुआ? 1929 में, और इनकी मृत्यु कब होती है? 2012 में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं। यह एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेसिस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं। मतलब एसेइस्ट का मतलब ये हुआ कि जो कुछ निबंध लिखते हैं उस टाइप में समझ सकते हैं। और पोएट तो सिंपल सा, मतलब ये अमेरिका की रहने वाली हैं, अमेरिकन पोएट है। थोड़ा सा फेमिनिस्ट वर्ड पे गौर कीजिएगा। फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि उस इंसान के बारे में एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है उस चीज के बारे में जिसमें औरतों के जो अधिकार हैं, उनका जो हक है, उसके बारे में बात किया जाता है। मतलब औरतों के कुछ अधिकार को दबा दिया जाता है पुरुष पुरुष वर्ग के द्वारा, ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ पे मर्द प्रधान समाज होता है, उन लोगों के अधिकार को दबा के रखा जाता है। तो फेमिनिस्ट कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही हो सकती है, बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं। जैसे मैं खुद को भी बोल सकता हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। तो फेमिनिस्ट का होने का मतलब ये नहीं है कि बस जो फीमेल हो वही फेमिनिस्ट हो। फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है जो औरतों के अधिकार के बारे में बात करे, उनके हक के बारे में बात करे, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़े। और तो आप लोग शायद फेमिनिस्ट का मतलब समझ गए होंगे। और हमारी पोएटेज जो है वो भी इस स्टोरी में, इस पोयम के माध्यम से शायद उस औरत के अधिकार को, उसके जो इनर फीलिंग्स है, एक औरत के अंदर की जो फीलिंग्स होती है, जो किसी दबाव की वजह से, घर का दबाव हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपने जो पुरुष है, चाहे उसकी किसी कहीं से शादी हो जा रही है, तो वहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम है वो कह नहीं पाती है। तो उस टॉपिक को लेकर, व्हाट्स प्रॉब्लम, तो उस टॉपिक को लेकर वह उस बारे में बात करती है। तो हमारी जो पोइटेज है वो भी किसी इसी तरह से है। और यहाँ पर जो थर्ड लिखा हुआ कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस्ड पोएट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि एक एक मतलब ये जो है एक ऐसी पोएट है, ये बोला जा सकता है कि सन 1900 के बीच से लेकर और 20वीं शताब्दी तक, मतलब 2000 के बीच का जो वक्त होता है, मतलब इसी को 19 से 20वीं शताब्दी तक कहा जा रहा है। और इस समय में मतलब ये पूरे मतलब देश में, पूरे कंट्री में, हर एक देश में ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ा गया, किसी के बारे में जाना गया, किसी पोएट्री लेकर, तो वो यही है, एड्रियन सेसिल रिच। अब सेकंड जो है, फोर्थ है कि इस पोएट्री में, इन दिस पोएट शी टॉक्स अबाउट द वुमेन एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। मतलब ये बता रही हैं इस पोएम के माध्यम से कि जब एक औरत की शादी हो जाती है कहीं पर, कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो दबाव हो सिर्फ हस्बैंड की वजह से हो। हमने बहुत से ऐसी लड़कियों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो घर पे ही होते हैं, सो तो उनको नाचने उचने नहीं दिए देते हैं लोग, घर के लोग बुरा मानते हैं लोग। लेकिन जैसे वो चली जाएगी, बिया हो जाएगा, तो छड़कने लगती है। तो बातें अलग है भाई, डीजे उजे पर। तो ऐसा कोई जरूरी, लेकिन इस चैप्टर में मतलब हस्बैंड के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, शायद हस्बैंड को भाई सच्चिक होना इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप लोग शादी वादी कीजिए, लड़कियां लोग विशेष ध्यान रूप से, तो ऐसा इंसान से जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जो भी पढ़ा हो अच्छे से पढ़ा हो, ये नहीं कुछ और पढ़ लिया हो। तो ठीक है, चैप्टर पे आते हैं सीधे हम लोग। तो इस चैप्टर में जो औरत है, एक मतलब ऐसे औरत के बारे में बात करती है जो, जिसकी शादी हो चुकी होती है, वो अपने हस्बैंड के दबाव में है, वो मतलब उसी उलझन में है। जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि सी हैज ट्राई टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ ए वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन। यानी कि इस पोइट्री में, जो फिफ्थ पॉइंट है, इस पोइट्री में वो क्या की हैं, कोशिश की हैं एक, वो खुद बता रही हैं कि हमने क्या किया, कोशिश किया है। जो पोएट है हमारी एड्रीन सेसिल रिच, एक कोशिश की है कि एक औरत जो है उसके इनर जो फीलिंग्स है, इनर फीलिंग्स को मतलब उसकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, ऐसे बोल सकते हैं, उसकी इच्छाओं को कैसे वो अपने इच्छाओं को दबा के रख रही है। क्यों दबा रही है, क्या मजबूरी है उसका दबा के रखना? क्योंकि जो समाज है, जिस समाज में वह रह रही है, उस समाज में मर्दों का ज़्यादा डोमिनेंस है, ज़्यादा दबाव जो है, ज़्यादा चलन जो है वह पुरुषों का है। हर जगह पुरुष, हर जगह पुरुष।
औरतों का उतना कोई अधिकार नहीं दिया गया, बस ना ही चूल्हा चौकी करो, खाना बनाओ, सिर्फ इतना ही थोड़ी होता है। तो ठीक है, तो हम सीधे अब आते हैं चैप्टर पे। आप लोग समझ गए होंगे अबाउट द पोएट। अगर नहीं समझ में आया, और विशेष रूप से जरूरी भाई कि अगर आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले जरूरी था कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, बिल्कुल जरूरी है, हर एक पॉइंट को हम लोग लिखते जाएं। तो हम लोग सीधे आते हैं स्टेंजा नंबर 1 पे। भाई हम ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हैं जो भी कुछ आपको देख रहा है स्टेंजा 1 में, लेकिन हमको इसलिए हमको पोएम याद नहीं है, लंबा पोएम है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अभी एडिटर साहब हमारे एडिट करके उस पर डाल देंगे। Aunt Jennifer's tiger friends across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि इस स्टेंजा 1 में, जैसे कि जो लिखा स्टेंजा 1 में फर्स्ट लाइन, Aunt Jennifer's tigers friends across a screen, bright topaz, denizens of a world of green। जैसे कि इसमें एक ध्यान दीजिएगा, एक पर्दा वर्ड होता है। जैसे कि जो सबसे पहला है कि जो ऑन्ट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं, पहले स्टेंजा 1 में थोड़ा सा एक्शन वाले पे मूड पे आते हैं कि ऑन्ट जेनिफर बैठी हुई हैं, उनकी उम्र भी ढल चुकी है, शादी के बहुत दिन भी हो चुके हैं, बहुत दिन गुजर गए हैं शादी को हुए हुए। तो ऑन्ट जेनिफर क्या किए, पर्दे पे पर्दा को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हम बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो ये शायद भी वर्ड आ सकता है जब आप सेंटर आइडिया लिख रहे होंगे। तो टेपेस्ट्री, TAPESTRY, इसको याद करके रखे रहेगा। टेपेस्ट्री पे एक और चीज होता है, कढ़ाई करना। जैसे कि हम लोग ऐसे फ्रेम पे फ्रेम लगा के और उस पे किसी ऊन वाले धागे से, सुई से फंसा के या कुर्सा से क्या किया था, आप लोग देखे होंगे शादी उदी के टाइम में वो सब कढ़ाई वढ़ाई बनाती हैं। तो ऐसे ऑन्ट जेनिफर जो है उनके पास भी एक आर्ट है जिसको कहते हैं कढ़ाई करना। तो कढ़ाई जो है, कढ़ाई का जो तरीका है, उनको कढ़ाई का करना का इंग्लिश होता है एम्ब्रॉयडरी। ये भी रूल है, कला है। तो उस एम्ब्रॉयडरी को कर रही होती हैं। मतलब पहले सेंटेंजा में यही है स्टेंजा में कि आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही हैं कि पर्दे पर एक निडल है, सुई के द्वारा कढ़ाई कर रही हैं। तो जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो है कुछ इस प्रकार से कि आंट जेनिफर्स टाइगर फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेंजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यानी कि इस दुनिया में ये बता रही है, यानी कि जो पहला जो लाइन है उसमें जो शेर है, मतलब वो जो है वो तो बंधी हुई है अपने हस्बैंड के दबाव में, कहीं पर जा नहीं सकती, अपनी बातों को कह नहीं सकती। तो इसलिए वो क्या कर रही है, उनके अंदर जो कला है, जो आर्ट है, अपनी उन इच्छाओं को दिखा रही हैं, उसके माध्यम से लोगों के सामने रख रही हैं, लोगों के सामने में। तो उस आज़ादी को दिखा रही हैं कि जो शेर है, एक क्या कर रही है, उस शेर का तस्वीर बना रही हैं, शेर की कढ़ाई कर रही हैं उसके ऊपर और पर्दे के ऊपर। तो पहले लाइन में यही बोला गया है, जो पहले जो दो लाइन है इस स्टेंजा के, उसमें ही बताया गया है कि आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, एक शेर का मतलब उस स्क्रीन बोला गया है, स्क्रीन जो लिखा गया है, स्क्रीन पर्दे को बोला गया है, जिस पर्दे के ऊपर वह शेर की कढ़ाई बना रही हैं। और यहाँ पे जो वर्ड है प्रेंस, PRANC, उसका मतलब है कि उछल कूद करना। तो वह शेर जो है उस हरे भरे जंगल में, उस हरे भरे जंगल में क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। उस पूरे स्क्रीन को दिखाया गया अच्छे से वहां पर। और वह शेर कैसा है भाई, तो ब्राइट, यानी कि यहाँ पर जो ब्राइट वर्ड यूज किया गया है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग टोपाज, एक वर्ड होता है। टोपाज का मतलब होता है कि जो हल्के पीले रंग का हो, चमकीला हो। जैसे शेर जो होता है वो क्या होता है, हल्के पीले रंग का चमक रहा होता है। मतलब किसी बाघ के बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइगर को लेके, अगर हम मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें। तो क्या कर रहा है कि उस हल्के पीले रंग का जो है चमक रहा है, जो हरे भरे जंगल में रहते हैं सब। तो वह शायद क्या कर रही है कि आज़ादी और अपनी हिम्मत को दिखाना चाहती है, जो हिम्मत और आज़ादी शेर के अंदर होता है कि कहीं भी निडर, बिना डरे इधर उधर पूरी तरह से घूम सकता है। आखिरी की जो दो लाइन है, अब जो शेर है उस शेर को किसी से भी डर नहीं है, किसी से भी डर नहीं, कोई डर नहीं है। अंडर द बीनीथ अंडर द ट्री, यानी कि जो लोग पेड़ के, मतलब ऐसे कहीं पे कोई, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रास्ते में जब भी लड़कियां चल रही होती है तो कुछ लोग ऐसे कहीं खड़े होकर पुल पे कहीं भी कुछ कमेंट मार दें या कुछ कह दें। लड़कियों को हमेशा डर रहता है कोई कुछ मतलब छेड़खानी करे, लेकिन उस छेड़खानी को कुछ अलग तरह से दिखाया गया है कि अगर ये समझ सकती हैं कि अगर ये भी उस शेर की तरह निडर होती जो जंगल में होता है, तो किसी भी पेड़ के नीचे खड़े उस बदमाश लोग या जो भी लोग होते हैं, उन लोगों से कोई डर नहीं होता है, जैसे शेर को, ऐसे इनको भी कोई डर नहीं होता।
अब वो जो शेर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शान से, गर्व से, जो इसमें वो एक वर्ड है चिवालरिक, चिवालरिक का मतलब है शान और गर्व से चलना। शान का मतलब उसका अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किसी आराम से चल रहा है, अगर वो उसको कोई कुछ नहीं कहता तो वो भी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर उसको कोई छेड़ेगा तो वो भी किसी को छोड़ेगा नहीं। तो बिल्कुल शान और गर्व से बिल्कुल चल रहा होता है, उस जंगल में घूम रहा होता है। अब इस पूरे स्टैंजा का अगर हम मतलब समझें तो जो ये शेर है, शेर का मेटाफर यूज किया गया रूपक अलंकार की तरफ से। मेटाफर का मतलब कि शेर जो है वह कुछ और नहीं है, जो टाइगर है वह कुछ और नहीं है, बल्कि इनकी डिजायर है, इनकी इच्छाएं हैं आंट जेनिफर की, जो इनके अंदर दबी हुई हैं। वह खुद ऐसा निडर और आजाद होना चाहती है, लेकिन वह नहीं हो पाती है। जैसे उनके इस आर्ट में उनका जो टाइगर है आजाद है, बिल्कुल आजादी से घूम रहा है, चल रहा है, शान से, गर्व से, वो भी ऐसे चलना चाहते हैं, लेकिन वह एक शादी के बंधनों में बंध गई हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन इस वजह से वह ऐसा कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो लेकिन क्या करें, इनके अंदर जो कला है, जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, हमारे सामने नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कहेंगे कैसे? तो ये पोइट्री एक माध्यम होता है कि जैसे हम लिख पाते हैं। हो सकता है कि उसको हम सामने से कुछ ना कह पाएँ, लेकिन अपनी पोएट्री में तो उससे बातें कर सकते हैं। तो ऑन्ट जेनिफर की भी जो इच्छा है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो अगर आपको समझ में नहीं होगा तो फिर से थोड़ा-सा रिकैप करके, पीछे करके देख सकते हैं। तो हम सीधे आते हैं अब सेकंड स्टैन्ज़ा पे। तो सेकंड स्टैन्ज़ा में हम पढ़ेंगे अ, अभी तो वो तो ऑन्ट जेनिफर की डिज़ायर्स थी फर्स्ट स्टैन्ज़ा में, लेकिन सेकंड स्टैन्ज़ा में हम लोग ऑन्ट जेनिफर की जो हालात है, जो उनकी रियल लाइफ़ है, असलियत में वो कैसी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा पोएट्री का 4 स्टैन्ज़ा, तो और सामने बुक भी होगा तो उसपे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकंड स्टैन्ज़ा, तो सेकंड स्टैन्ज़ा में कहाँ गया भाई? अरे फ़ोन में। ऐसा लिखा हुआ कि ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, find even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। यानी कि इसमें एक वर्ड है जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, जिसका मतलब फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, डर के रहना। शायद इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई चिड़िया हो, चाहे आप लोग मुर्गे-उर्गे को देखेंगे, उसका जब गला काटा जाता है तो कैसे उसके पंख फड़फड़ाते हैं। तो शायद कुछ इस प्रकार से इस वर्ड में भी है। और इवरी नीडल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जो कढ़ाई करने वाली जो सुई होती है, जिससे ऊन के धागे को लगा के उसमें डिजाइन तैयार किया जाता है, जो वो शेर का तस्वीर कुछ बना रही होंगी। और इसमें एक और वर्ड है वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब कुछ ऐसे है, बैंड मतलब एक होता है कि बांधना धागा जैसे, तो शायद वेडिंग जो रिंग होती है, जब लोगों को एक अंगूठी अंगूठी पहनाई जाती है शादी में, जिसको वेडिंग रिंग या सगाई का रिंग, जिससे बंधन से बंध जाते हैं लोग शादी के बंधन में लोग, तो शायद उसको इस वे में यूज किया जा रहा होगा कि जो शादी की अंगूठी की जो बैंड है उनके हाथ में जो बंधी हुई है, वो उनके लिए बहुत भारी हो चुकी है। तो स्टेंजर सेकंड जो है, उसमें क्या है कि उनके एक वीकनेस को दिखाया गया है फर्स्ट लाइन में, जिसमें हम लोग फ्लटरिंग वर्ड देख रहे हैं, वर्ड जो लिखा गया है, यानी कि उनके हाथ में जो जो बैंड है, मतलब उनके हाथ जब वह जब डिजाइन बना रही हैं, तो उनके हाथ जो है वह कांप रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं उस डर से। शायद ऐसा हम समझ सकते हैं कि, और ये भी हो सकता है कि उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, वह इतना डर रही हैं, उनकी आज़ादी इतनी खो चुकी है आंट जेनिफर की, कि वह जब उस टाइगर की एम्ब्रॉयडरी भी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, उस वक़्त भी उनके हाथ जो हैं उस काम को करते हुए काँप रहे हैं डर से। कई कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई काम बहुत ही अच्छे से आता है। अब शायद आपके टीचर भी बहुत ऐसे होंगे, जो अगर वो कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं लोग, सभी लोग, तो जो भी अच्छा पढ़ाते हैं लोग, आपको सब याद हो, कोई वो प्रश्न जो पूछने वालों को याद हो, लेकिन जैसे आपको खड़ा करते हैं पूछने के लिए, तब कई बार आप डर के मारे नहीं बता पाते हैं, सब भूल जाते हैं, सिर्फ़ उनको देख के ही, डर से। तो शायद उस वही डर उनकी उस आंट जेनिफर के अंदर भी है, क्योंकि उस कढ़ाई को करते हुए उनके जब हाथ काँप रहे हैं। लेकिन अंकल का जो वेडिंग वेडिंग हैंड है, मतलब जब आंटी को क्या किया गया, उस शादी की रिंग उनके हाथ में क्या हुआ है कि वो अपने हाथ को देखती हैं, तो उनके हाथों की उँगलियों में जो वेडिंग बैंड वो पहनी हुई हैं, जो अंगूठी पहनी हुई है शादी की, उनके हाथ पे क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही उनको भारी लग रही है। शायद इस वजह से उनके हाथ काँप रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे पोएट्री का मतलब ये समझा जाए, इस चारों लाइन का, तो सिंपल सा मतलब ये है कि
तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो अंगूठी है इस चित्र में जैसा दिखाया गया कि अंगूठी का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। शायद इसका मतलब ये है कि उनकी शादी की ज़िम्मेदारियाँ जैसे उनकी शादी हो जाती हैं, शायद हम लोग भी बहुते कुछ सोचते हैं, लेकिन वो सब कुछ टाइम में चेंज होते नहीं कर पाते हैं। तो उनकी शादी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो उनके हस्बैंड का जो दबाव है, उस दबाव के बोझ के तले इतना वह दब चुकी हैं, इतना वह दबाव बन गया है, वो ज़िम्मेदारी इतनी बढ़ चुकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो बर्डन एक ढो रही हैं, एक बोझ ढो रही हैं, वो इतना बढ़ गया है कि वो उनको कमज़ोर कर दिया है, जिससे उनके हाथ काँप रहे हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा है और तो हम कुछ यहाँ पे मीनिंग दे दे रहे हैं जो स्टैन्ज़ा सेकंड में काम आएँगे आपको और आते हैं हम लोग सीधे अब स्टैन्ज़ा नंबर थर्ड पे। तो स्टैन्ज़ा थर्ड का जो स्लाइड है जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि व्हेन aunt is dead, her terrified hand will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। इसमें कुछ वर्ड है जिसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेरिफाइड जो वर्ड है आप आपको अगले स्लाइड में हम दे देंगे। तो टेरिफाइड का मतलब होता है कि डर के रहना, डरा हुआ इंसान। और मतलब टेरिफाइड हैंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे ही है कि टेरिफाइड हैंड्स का मतलब हो गया कि कांपते हुए हाथ या डरे हुए हाथ। आगे जो एक वर्ड है इसमें ऑर्डियल्स, तो ऑर्डियल्स का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि दुख और परेशानियां जो उनके लाइफ में ऑन्ट जेनिफर के उसके माध्यम से। यहाँ पे एक वर्ड है मास्टर्ड बाई, तो मास्टर्ड बाई की मतलब किसी के ऊपर मतलब वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर खुद की कोई आज़ादी नहीं है, पूरा हक किसी और को मिल चुका उस तरह से। और यहाँ पे एक वर्ड है पैनल, पैनल का मतलब ये समझ सकते हैं कोई लिस्ट बनी हुई है, कोई सूची बनी हुई है जो हर रोज उनको उनसे करवाया जाता है, वह कर रही है। और एक और इसमें वर्ड है प्रैंसिंग, प्रैंसिंग मतलब कि उछल कूद करते हुए और अनअफ्रेड मतलब बिना डरे हुए। तो अगले स्लाइड में हम जो मुश्किल वैसे वर्ड हैं जिनका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो वो मिल जाएगा। अब सीधे हम आते हैं कि जो स्टेंजा थर्ड है इसके ऊपर, और इसका ये लास्ट स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में हमें समझे कि उनकी जो डिजायर्स है उनके बारे में, सेकेंड स्टेंजा में हम ये समझे कि उनकी जो असली लाइफ है, रियल लाइफ है, उसके बारे में। थर्ड स्टेंजा में जो फर्स्ट स्लाइड में दो लाइन है उनके ऊपर गौर करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे तो उनको ही लग रहा है ना कि जब वो मर जाएंगी, आप लोग देखे होंगे कि जब लोग मर जाते हैं ना तो जब उनको जलाया जाता है तो हिंदू धर्म में ऐसा रीति रिवाज है, जब उनको जलाया जाता है तो उनके साथ में कोई एक निशानी उनकी कान में पहनने वाला या नाक में पहनने वाला सोने का जो कुछ भी हो, चाहे अंगूठी उनके हाथ में जो हो, उस मतलब उसके साथ ही उनको भी दफना दिया जाता है, क्योंकि वो शादी के उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं लोग। लेकिन आंट जेनिफर जो हैं उनका कहना ये है इस पोएटेज के माध्यम से, जो हमारी पोएटेज हैं एंड्रीन, सेसिल, टीच, थोड़ा सा हम उनको भूलने लगे थे, पूरा आंट जेनिफर के दुख में ज़्यादा हम लोग भूल गए थे। तो पोएटेज बताना चाहती हैं आंट जेनिफर की हालत को कि मौत मौत के बाद भी क्या होगा, मरने के बाद भी क्या होगा, और क्या उनका जो आर्ट है वो मतलब कोई इंसान हम लोग भी पढ़ते हैं कि मरने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे बहुत महान महान से पुरुष है लोग। इन इन लोगों के अगर बारे में बात किया जाए तो कि वो लोग नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके जो लिखे गए जो गीत हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा बजती रहेंगी, चलती रहेंगी। उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उनकी आवाज़ हमारी कानों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो मौत के बाद भी क्या है कि एक कैद महसूस हो रहा है उनको, आंट जेनिफर को। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आंट जेनिफर मर जाएँगी, तब भी उनके हाथों में क्या होगी? वो अंगूठी जो होगी वह दुःख और उनके दुःख और परेशानी को लेकर ही रहेगी वह। वो कभी जाएगी नहीं, उनके साथ में ही रहेंगी। क्यों? क्यों? कि क्योंकि बस उसी दुःख और परेशानी में हमेशा क्या हुई थी, वो बंधी हुई थी, उन्हीं दुःख परेशानियों में, अपने हस्बैंड के दबाव में, मर्द प्रधान जो समाज है, उस समाज के दबाव में है। उस समाज में, जिस समाज में वो रह रही हैं, जहाँ पर ज़्यादातर अधिकार, सभी अधिकार पुरुषों को दिया जा चुका है। कि और उन पुरुषों का अधिकार के द्वारा महिलाएँ जो हैं उनके ऊपर दबाव बन रहा है, अपनी मर्ज़ी की कुछ कर नहीं पा रही हैं, अपने हिसाब से नहीं जी पा रही हैं। अब उनके जो डिज़ायर्स हैं, वो सभी दब चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन आंट जेनिफर की जो क्या है कि उन मरने के बाद भी उनकी जो वो जब मर जाएँगी तो उसके बाद भी उनकी जो अंगूठी है उसी उनके हाथ में रहेंगी, और उस अंगूठी को दिखाया गया है उस ऑर्डियल्स की तरह से, ऑर्डियल्स जो उनकी दुःख और परेशानियाँ हैं, उस मेटाफर में यूज़ किया गया है, वो भी रहेंगी। लेकिन एक चीज़ है, वो इन सब में हार जाएँगी।
उनके जो अधिकार हैं, वो जो चाहती हैं हमें मिल जाए, वो नहीं पा सकती। लेकिन वह इन सब में हार जाएँगी, लेकिन एक चीज़ में जीत जाएँगी, उनकी जो आर्ट है, उनके पास जो कला है, वह उनसे कोई नहीं छीन सकता है। उस आर्ट में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। उनका जो बनाया गया जो शेर है, अगर हम लोग शायद देखते सिंपल सा हम लोग बहुत ऐसे फ़िल्में देखते हैं किसी गाने में ऐसा कुछ कोई पीला कलर का कपड़ा पहना हुआ है, कोई सफ़ेद रंग का, कोई हरे रंग का, तो हम लोग बस समझते हैं स्टाइल है, कोई डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर उस चीज़ के पीछे स्टोरी है। अगर उसने हरे कलर का कपड़ा पहना है, तो उसके पीछे भी कोई स्टोरी है। वो कहानी कह रही होती है कुछ न कुछ। तो जब आप देखेंगे तो शायद कुछ उस वे में समझेंगे तो बढ़िया से समझ पाएँगे उसको। और पोएट्री भी कुछ इसी प्रकार से है कि लेकिन क्या होगा कि उस पर्दे पर जो शेर का डिज़ाइन है, जो उन्होंने कढ़ाई की हुई है, वो शेर जो आज़ाद है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये मर जाएँगी, लेकिन उनके जो डिज़ाइन्स हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए जो आर्ट हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो कभी नहीं मरने वाले। जैसे कि हम अरिजीत सिंह को बहुत पसंद करते हैं, तो उसके उनके गाने किशोर कुमार नहीं हैं, मर चुके हैं लेकिन उनके भी गाने बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आज भी सुने जाते हैं। अरिजीत सिंह जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में, उनके बाद मतलब उनके ना होने के बाद भी उनके गाने हमेशा सुनते रहेंगे हम लोग। उसी तरह से जैसे वो आज हम लोग सुन रहे हैं या 10 साल बाद, 50 साल, 100 साल बाद जब भी सुनेंगे, कोई भी होगा, वो भी उसी तरह से सुनेगा और उतना ही पसंद किया जाएगा उनकी आवाज़ से उनको। तो उनका जो आवाज़ है, उनका जो आवाज़ है, वही उनका मतलब आर्ट है, जो वो गाते हैं। तो इनकी इसी प्रकार आंट जेनिफर की भी आर्ट है। अब इस चैप्टर का मतलब क्या होगा कि वो तो मर जाएँगे, लेकिन उनकी जो इच्छाएँ थीं, जो चाहती थीं, उस पर्दे के ऊपर, उस टेपेस्ट्री के ऊपर उतार चुकी हैं, वो शेर की डिज़ाइन के साथ में, तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी, वो हमेशा चलेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब इस पूरे स्टेंजा का मीनिंग जो है, उसके बारे में आप बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर है ना, वह खुद कभी भी इस मर्द प्रधान समाज से एक ऐसा पेट्रियार्ची मर्द प्रधान समाज को इंग्लिश में कहा जाता है पेट्रियार्ची। इस पेट्रियार्ची से कभी बाहर नहीं निकल पाईं, जहाँ पे पुरुषों का पूरा हक दिया गया था, कभी बाहर नहीं निकल पाईं। लेकिन जो उनकी बनाई हुई कला है, जो उनकी बनाई हुई आर्ट है, वह क्या होगी? वो हमेशा आज़ाद रहेगी। वह शेर जो बनाया गया उनके द्वारा है, वो हमेशा आज़ाद रहेगा, उनके उस पर्दे के ऊपर, उनके उस टेपेस्ट्री के ऊपर, उनके आर्ट में। वो किसी से नहीं डरने वाला, वो उनकी डिज़ायर्स थी। लेकिन क्या होगा? लेकिन वो जो शेर होगा, उसकी जो दहाड़ें होंगी, उसकी जो आवाज़ें होंगी और उसका जो एलिगेंट होगा, जो चलने का स्टाइल है, जो उस जंगल में बिल्कुल बेशक निडर होके चल रहा है, वो भी कुछ ऐसा ही चलना चाहते थे इस समाज में, जो नहीं कर पाईं, जो उसको अपना सुकून ढूँढ रही हैं उस आर्ट के ज़रिए। और वो भी क्या होगी, उनके मरने के बाद भी इस माहौल में, इस हवा में, इस दुनिया में गूँजती रहेगी। तो थोड़ा-सा समरी करेंगे खत्म करेंगे अगले हम लोग स्लाइड में, तो स्लाइड चेंज करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वह है फ्रीडम वर्सेस ऑपरेशन के बारे में। फ्रीडम आज़ादी, ऑपरेशन गुलामी, कैद ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि ऑन्ट जेनिफर है वह खुद तो कैद हैं, खुद तो नहीं कर पा रही हैं कुछ भी, एक दबाव की वजह से, खुद कैद हैं। लेकिन उनका जो आर्ट है, उनके द्वारा जो बनाया गया वो कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है जो टेपेस्ट्री पे किया गया है, वह आज़ाद है। तो फ्रीडम, आज़ादी उसके ऊपर उस शेर को दिया गया है और जो अप्रेजन है वह किसके साथ है? ऑन जेनिफर के साथ में। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने आर्ट को एज एस्केप यानी कि जो कला है उनका वह एस्केप मतलब होता है भागना, लेकिन इस वे में नहीं लिया जाएगा, सुकून के लिए। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं, शायद हम अपने बारे में बोल सकते हैं ऐसे, अगर हमने जो भी गाने लिखे होंगे शायद आपको सुन के लगता होगा कि बहुत ही अच्छे हैं या जो कुछ भी, या जो भी शेर शायरी जो कुछ भी पोएट्री होगा, तो शायद हम भी यानी कि उन बातों को हम किसी से कह नहीं पाते थे, सोचते थे कि कैसे कहें उन लोगों से, क्या वो शायद वो होगा ही नहीं इंसान, तो उसको कहेंगे कैसे? तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको लिख तो सकते हैं। तो इसलिए उसको लिखे क्योंकि हमें सुकून चाहिए था, उस उलझन में, उस तड़प में, उस दर्द में इंसान नहीं रह सकता। तो आंट जेनिफर भी उस दर्द में, उस दबाव वाले टेंशन में लाइफ में उनको रहना बहुत बमुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से भागने के लिए यानी कि क्या होता है कि जब इंसान को अपनी असली ज़िंदगी में दुःख होता है, जब वो अपनी असली लाइफ में होता है, रियल लाइफ में सबको दुःख है। जब अपनी असली ज़िंदगी में दुःख होता है, तो वह आर्ट के ज़रिए उसमें सुकून ढूँढता है, आर्ट में, कि जहाँ पे उसको तो उसका जो कला है, उसका जो पावरफुल वेपन है, उसमें वह सुकून ढूँढता है। तो और जेंडर रोल्स है कि जेंडर रोल्स ये है कि वो शादी से पहले बिल्कुल उनकी बहुत इच्छाएँ होंगी, शायद उनको सर पे दुपट मतलब ऐसे मुफड़े या कुछ भी रख के इधर-उधर नहीं भागना पड़ता होगा।
लेकिन इस चीज़ में है कि आंट जेनिफर क्या है कि शादी के बाद जो उनका जो कैद है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है और शायद लगभग हर एक लड़की की लाइफ़ बदल जाती है। सिर्फ़ लड़की की नहीं बोल सकते, लड़कों की भी बोल सकते हैं कि सबकी लाइफ़ चेंज हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, शायद इस वजह से। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख के लाएँगे, खुद से लिखेंगे और भाई भेज देंगे हमें आप लोग को वो सब चीज़ें। हम देखना चाहते हैं आप कैसे लिख रहे हैं और शायद हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा रूल है कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेंट्रल आइडिया में, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एक फेमिनिस्ट होने के, एक औरत के अधिकार के बारे में बात किया गया है और ऑन्ट जेनिफर जो है वो एक कैरेक्टर है और उनके द्वारा बनाए गए जो टाइगर और टेपेस्ट्री जो है, उनकी जो हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में पढ़े कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं, वो शेर के जैसे आज़ादी चाहती हैं, उसके जैसा निडर होना चाहती हैं, जो शेर के अंदर हिम्मत है, जो निडरता है, वो भी चाहती हैं, जो नहीं कर पा रही हैं। सेकंड स्टेंजा में हम उनकी असलियत के बारे में, हकीकत के बारे में और उनकी असली लाइफ़ क्या है, उसके बारे में समझें। और जो थर्ड स्टेंजा हमारा था कि उनके मरने के बाद भी क्या होगा? क्या उनकी जो कला जो द्वारा बनाया गया, उसका क्या होगा? क्या उसको लोग समझ पाएँगे? क्या होगा उनके साथ में? तो वो भी चीज़ें हैं और इसमें हम क्या प्रेज़ेंट थे, फ्रीडम थे, आर्ट एज़ ए एस्केप यूज़ किया गया उसको समझे, इन सब चीज़ों का यूज़ किया है। तो थैंक यू, हमारे सामने बहुत कुछ जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो बहुत कुछ चिकिर-पाएँ हो रहा है और इस वज़ह से हमको हँसी भी आ रही है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम चाहते हैं सेंट आइडिया में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। फर्स्ट का जो है कि द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एड्रिन सेसिल रिच। ये आपका 2 नंबर का इतना हो गया। उसके बाद से इन दिस पोएट द पोएट आस्क अबाउट द फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म का मतलब कि औरतों के अधिकार के बारे में बात कर रही हैं, उनके बारे में बात टॉक अबाउट द फेमिनिज़्म, औरत के अधिकार के बारे में। कैसे? आंट जेनिफर की जो पोएट्री है उसके माध्यम से, उस मीडियम से। तो उसी चीज़ के बारे में हम करेंगे कि उनके आंट जेनिफर की जो डिज़ायर्स हैं वो क्या-क्या हैं। सेकंड एक लाइन उसके बारे में लिख लेंगे कि उनकी असली लाइफ़ को लेकर क्या है, जो उनके हाथ में जो रिंग जो है शादी की, वो कैसे उनके हाथ में बोझ बनी हुई है, ज़िम्मेदारियाँ हों और उनके मरने के बाद भी क्या होगी, उनके आर्ट की जीत होगी। वो तो हार जाएँगी, लेकिन उनका जो आर्ट है वो जीतेगा भाई, ये तो क्लियर है। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग बताइए इसमें वीडियो में क्या कमी रही होगी? कहीं पे शायद हो सकता है कि हम तेज़ बोल गए हों, फ़ास्ट बोल गए हों। लेकिन थोड़ा-सा ट्राई कीजिएगा खुद भी समझने का और हम चाहेंगे कि आप लोग कमी बताइए क्या है? तारीफ़ तो ठीक है, चलेगा। थैंक यू।